अस्सलामुअलैकुम जनाब सफ़ीरुल्लाह खान आपका मेज़बान पाक NGOs की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत माजरत के एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ तैयारी कर रहे थे, हम अपने वीडियोस को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी तफसील में इस वक्त मैं नहीं जाऊँगा। आज का जो हमारा मौजू है मैं सीधा उस पर आऊँगा और हमारा मौजू है SWOT एनालिसिस। ये लफ्ज़ आपने बहुत सुना होगा और बहुत इस पे बात भी होती है, आपने हो सकता है किया भी हो, लेकिन इसके हवाले से सवाल बहरहाल आते रहते हैं कि समझ नहीं आती। बाज़ दफ़ा ये समझ नहीं आ रही होती कि किस चीज़ को थ्रेट कंसिडर किया जाए या उसको अपॉर्चुनिटी कंसिडर किया जाए। बाज़ दफ़ा ये समझ नहीं आ रही होती कि अपॉर्चुनिटी में और स्ट्रेंथ में क्या फ़र्क है। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें वजाहत के साथ समझाऊँ। बहुत लंबी बात नहीं करेंगे, मुख्तसर और टू द पॉइंट बात करेंगे जनाब। शुरू करते हैं हम। और SWOT आपको पता है कि एक एब्रीविएशन है, SWOT। SWOT यानी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये हम एनालाइज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, या आप अपना एज पर्सन भी एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। और ये डेवलपमेंट सेक्टर में तो इस्तेमाल होता ही है, ये कमर्शियल सेक्टर में यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है, और गवर्नमेंट के इदारों को भी ये इस तरह का एनालिसिस अपना करना चाहिए। आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये आपको बहुत हेल्प करता है। आखिर पे हम ये बात भी करेंगे कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये कैसे हेल्प करता है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और फिर थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन मेरा ख्याल है पहले अगर इन दोनों ग्रुप्स का फ़र्क वाजे कर दिया जाए कि क्या होता है, तो जनाब स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जो हैं ये आपके अंदर हैं। एज पर्सन आप बात करें तो आपकी शख्सियत के अंदर की बात है, और अगर आप एज ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात है। और थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं, वो आपके माहौल में मौजूद हैं, उसमें से आपने देखना है, ढूंढनी है। स्ट्रेंथ्स पे वापस आ जाते हैं जनाब। स्ट्रेंथ आपके अंदर है और ये आपकी ताकत है, आपकी कुव्वत है। अब आप कैसे डिटरमिन करेंगे एनालिसिस करते हुए कि आप कौन सी चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है और कौन सी नहीं है? तो जनाब बात ये है कि आप अगर एज पर्सन देखें तो फ़र्ज़ करें कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो चीज़ें आप पूरी कर सकते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं जो आपके अंदर हैं। मिसाल के तौर पे जॉब के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी आती हो, आपको कंप्यूटर पे बहुत उबूर हो, आप प्रेजेंटेशंस बहुत अच्छी बना सकते हो। तो इस सूरत में अगर ये खसूसियात, ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिर ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। आपने फ़र्ज़ किया पिछले 15 साल से लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आपने पिछले 5 साल में हज़ारों दफ़ा प्रेजेंटेशंस दी हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। आपके अंग्रेज़ी में मज़ामीन और रिपोर्टें लिखते रहे हैं, आपकी कॉलम्स किसी अच्छे अखबार में शाया हुए हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। सो इन्हीं को आप बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पेश करेंगे अपने एम्प्लॉयर के सामने। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं? मैं मुमकिन 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, और इन मिसालों को सामने रखते हुए आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बाकी स्ट्रेंथ्स पे गौर कर सकते हैं। एक स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि आपका जो स्टाफ है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कमिटेड है। आपका स्टाफ एक मुद्दत से आपके साथ काम कर रहा है, अक्सर लोग 5 साल या इससे ज़्यादा हो गए हैं कि आपके साथ काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़र्ज़ किया 20-22 साल हो गए हैं, इतना तजर्बा है, तो ज़ाहिर है कि 20-22 साल में आपने 30-40-50 प्रोजेक्ट्स तो इम्प्लीमेंट किए होंगे। सो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना आता है, आपको इतने ज़्यादा फंड्स को मैनेज करना आता है, तो ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। एक छोटी सी चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास सारा इक्विपमेंट मौजूद है, लैपटॉप्स, फोटोकॉपियर्स, प्रिंटर्स, इस तरह की सारी चीज़ें जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी दफ्तर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, गाड़ियाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। आपके पास बिल्डिंग आपकी अपनी है, तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ है। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी स्ट्रेंथ हो सकती हैं। किसी पर्टिकुलर में फील्ड में आपने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, पिछले 5 सालों में आपने कुल 8 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो एनवायरनमेंट पे काम करना आपकी एक स्ट्रेंथ है। आपको एनवायरनमेंट के इशू की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इसका ये मतलब है। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है। सो इस तरह से आप तय करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स क्या है, और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को
जो है लिस्ट डाउन कर लेते हैं। ये अगेन याद रखें कि स्ट्रेंथ्स वो है जो आपके पास ऑलरेडी हैं, आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसी तरह वीकनेस पे आ जाते हैं। वीकनेसेस भी ऐसा ही है कि जो आपके अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो प्रेजेंटेशंस देने में अच्छा नहीं है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो प्रेजेंटेशंस बनाता बहुत अच्छी थी, बड़ी खूबसूरत पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशंस बनाता था, लेकिन जब खड़े होकर प्रेजेंटेशन देनी होती थी 4 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने, तो वहाँ वो उसकी टांगें कांपने लगती थी। तो अब ये एक वीकनेस है कि ये शख्स प्रेजेंटेशंस दे नहीं सकता, ये वीकनेस उसके अंदर है, उसको इसको ठीक करना है। अब अगर मैं पर्सन से निकल के ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल पे आऊँ तो उसमें भी यही हो सकता है कि आपका स्टाफ आपके पास टिकता नहीं है, ये एक वीकनेस हो सकती है। या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बने अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं, सो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने का या बड़े बड़े फंड्स मैनेज करने का, सो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिसकी बहुत फंडिंग है वो नहीं मिल सकती, वो चैलेंज है आपके लिए। या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है लेट्स से कि गवर्नमेंट से कोई एनओसी नहीं मिला हुआ, तो ये भी आपकी वीकनेस है, क्योंकि इसकी वजह से आपको फिर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ें जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं हैं, अगेन जो अंदर ये ऑलरेडी मौजूद चीज़ें हैं, एस्टैब्लिश्ड हैं, ये वीकनेसेस हैं। अब निकलते हैं अंदर से बाहर की तरफ, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की तरफ। हम पहले अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि मौके क्या क्या है। तो मौके इसी तरह तय होते हैं कि आप ये देखते हैं कि बाहर जो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके मुताबिक कुछ काम करने को है कि नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्ट्रेंथ ही है कि मैं बहुत अच्छा ट्रांसलेटर हूँ। अब जब कोविड के दिन आए तो अच्छा 2 स्ट्रेंथ्स चले मैं दोनों, ताकि ये मिसाल ज़रा वाज़ेह हो जाए। एक ये कि मैं थिएटर डायरेक्टर हूँ, मैं बहुत अच्छे थिएटर प्लेस तैयार करवा सकता हूँ, और दूसरा ये कि मैं बहुत अच्छा ट्रांसलेटर हूँ। सो अब जब कोविड का ज़माना आया तो थिएटर चूँकि उसमें लोगों को इकट्ठे करना था तो वो बंद हो गया। सो कोविड मेरे थिएटर के काम के लिए थ्रेट बन गया, लेकिन ट्रांसलेशन के काम के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया, क्योंकि कोविड से मुतालिक बहुत सा नया मवाद आया और वो मवाद अंग्रेज़ी में तैयार किया गया था। सो उसको उर्दू में या पंजाबी में या पश्तो में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत थी। बहुत से इदारों को ऐसे लोग चाहिए थे जो ट्रांसलेशन कर सकें। सो मेरी ये जो दूसरी स्ट्रेंथ थी ट्रांसलेशन वाली, ये उस वक्त जो है मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। कोविड जो है वो मेरे लिए एज ट्रांसलेटर एक अपॉर्चुनिटी बन गया और एज थिएटर प्रैक्टिशनर एक थ्रेट बन गया, क्योंकि कोविड की वजह से मेरा थिएटर का काम बंद हो गया, लेकिन कोविड की वजह से मेरा ट्रांसलेशन का काम चल पड़ा। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप देखेंगे तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे ही बनेगी। मिसाल के तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ास्टर पे या इमरजेंसी रिलीफ पे काम करती हैं, उनके लिए कहीं ज़लज़ला आना, सैलाब आना एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जिसमें उनके पास मौका होता है जाके काम करने का, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने का। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई UNO डिसाइड करता है कि हमने अगले 5 साल के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे काम करना है, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ ये है कि आपने पिछले 5 साल में एनवायरनमेंट पे 8 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसका मतलब है कि अब ये जो चेंज आया है UN की पॉलिसी में, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है कि UN की बहुत सारी फंडिंग जो है वो एनवायरनमेंट की तरफ जाएगी। सो आपके पास गुंजाइश है कि आप एनवायरनमेंट के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करें और उस फंडिंग को क्लेम करें। तो ये है अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरह से अब बात करते हैं थ्रेट्स पे। थ्रेट्स भी बाहर के माहौल में हैं। सो थ्रेट्स आपके इदारे के लिए, मिसाल के तौर पे आप वुमेन राइट्स पे काम करते हैं, और कुछ ऐसी मजहबी तंजीमें हैं जो वुमेन राइट्स पे काम करने वालों के बहुत ख़िलाफ़ हैं, और वो उनके ख़िलाफ़ एहतजाज भी करती हैं, और समटाइम्स उनके ख़िलाफ़ वायलेंट प्रोटेस्ट करती हैं, मारपीट करते हैं, गोलियां चल जाती हैं। तो अगर ऐसा माहौल मुल्क में बन रहा है और आप एक वुमेन प्रोटेक्शन पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये माहौल आपके काम के लिए एक थ्रेट है। इस माहौल में आपके लिए अपने प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई होगी कि स्ट्रेंथ्स को कैसे डिटरमिन करते हैं, वीकनेसेस को कैसे डिटरमिन करते हैं, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे फैसला होता है। और अगर ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं तो फिर ये कि अब आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये एनालिसिस कर लें तो आगे आपको क्या करना है। तो उसमें ये है कि एक तो आम हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएं, अपनी वीकनेसेस को कम करें।
اور اسی طرح یہ دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں جو ہمارے لیے اپرچونیٹیز ہیں ان سے زیادہ بینیفٹ لے سکیں، فائدہ اٹھا سکیں، اور جو تھریٹس ہیں ان کو منیمائز کر سکیں۔ سو اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنی تھریٹس کے آگے اپنی اسٹرینتھ اور تھریٹ کو یعنی کہ کمپیریزن کریں، اسٹرینتھس لکھیں اور ان کے سامنے تھریٹس لکھیں اور کمپیریزن کریں، اور جب کمپیریزن کریں تو اس میں یہ دیکھیں کہ اس تھریٹ کو آپ کی کون سی اسٹرینتھ کم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ویکنیسز ہیں تو ان کے سامنے آپ اپرچونیٹیز رکھ دیں اور یہ دیکھیں کہ ان اپرچونیٹیز کی مدد سے آپ اپنی کون سی ویکنیسز پہ قابو پا سکتے ہیں، ان کو اپنی اسٹرینتھس میں بدل سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے انالیسس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک کیا کہنا چاہیے اسٹریٹجک پلان بن جائے گا، ایک شکل سامنے آ جائے گی کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے تاکہ آپ ترقی کر سکیں، یعنی آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، بلکہ یہی اپلیکیبل ہوگا آپ کو ایز پرسن بھی، کہ آپ اگر ایز پرسن آپ نے یہی انالیسس کیا اور یہی کمپیریزن کیا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے کہاں پہنچنے کے لیے۔ میرا خیال ہے اس سے کافی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اگر اس کے باوجود آپ کو اگر پسند آیا ہو تو ضرور کامنٹس میں لکھیں، وہ بھی ضرور لکھیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی کوئی بات تشنہ رہ گئی ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں رہ گیا ہے تو نیچے کامنٹس میں ضرور مینشن کریں، ہم کامنٹس میں آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگر ہمیں لگا کہ بہت سارے سوال ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نیا ویڈیو بنائیں جس میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔